हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनालिटी व्यक्तित्व पर। तो व्यक्तित्व जो शब्द है ना, वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, नकली चेहरा, बाह्य गुण या बाह्य आचरण। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो सामान्य अर्थों में व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक संरचना, वेशभूषा, रंग रूप, बातचीत का ढंग तथा कार्य करने के व्यवहार जैसे विभिन्न गुण के संयोजन से लगाया जाता है। तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है दोस्तों वो हमारे कार्य करने की जो क्षमता है या बाह्य हमारे जो कार्य हम दिखते हैं है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। जेबी वाटसन का कहना है कि हम जो कुछ करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। ठीक है, वैसे ही वेलेंटाइन का कहना है व्यक्तित्व जो होता है वो जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये कथन किसका है तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं गिलफोर्ड का क्या कहना है। तो गिलफोर्ड का कहना है कि जो व्यक्तित्व है वो विभिन्न गुणों का संवित रूप है, बोला है ना। जो हमारा व्यक्तित्व है वो विभिन्न गुण जो है उनका संवित रूप है, बोला है। वुडवर्थ का कहना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र योग है, और साथ ही वह कहते हैं कि व्यक्तित्व से उस व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय व अप्रिय लगे। अब जैसे कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, क्या है, ये सामने वाले को अच्छा लग भी सकता है और अच्छा नहीं भी लग सकता है दोस्तों। ये वुडवर्थ का कहना था। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ व्यक्तित्व है ना, जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो हिप्पोक्रेटस जो है ना वैज्ञानिक, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ है ह्यूमर, उसके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व का क्या किया है, वर्गीकरण किया है ना, जिसको हम देखते हैं। तो इसमें उन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। पहला है मंद, दूसरा है खिन्न, तीसरा है क्रोधी और चौथा है असमय। तो जो मंद व्यक्तित्व होते हैं है ना, इसमें व्यक्ति जो होता है वो धीमा होता है, निर्बल होता है और आलसी होता है। जो खिन्न प्रवृत्ति के होते हैं वो निराशावादी, उदासीन होते हैं। जो क्रोधी है ना, क्रोधी वर्ग के हैं, वो लोग जल्दी क्रोध में आने वाले होते हैं। और जो आशामय है वो बहुत ही उत्साही, प्रसन्नचित्त व जल्दी किसी कार्य को करने वाले होते हैं दोस्तों। तो ये तो था हिप्पोक्रेटस के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के प्रकार। अब देखते हैं क्रैस्मर के अकॉर्डिंग। तो क्रैस्मर ने शारीरिक जो संरचना है उसको आधार बनाकर जो शारीरिक संरचना है उसको आधार बना व्यक्तित्व का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। तो उसमें उन्होंने पहला बताया है स्थूलकाय, जिसको पिकनिक भी बोला जाता है। इसका मनोवैज्ञानिक नाम होता है साइक्लोआइड, है ना। इसमें जो व्यक्ति हैं उनका शरीर मोटा व गोलाकार होता है और स्वभाव शांत व खुशमिजाज होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो एस्थेनिक है ना, जिसको क्रिस्टकाय है ना, क्रिस्टकाय वर्गीकरण के लोग जो होते हैं उनको एस्थेनिक बोला जाता है। और इसमें जो वैज्ञानिक नाम है वो है सीजोआइड। इसमें व्यक्ति का जो शरीर है वो पतला दुबला लंबा होता है, स्वभाव चिड़चिड़ापन रहता है थोड़ा से, और इसमें व्यक्ति सामाजिक कार्यों से दूर रहने वाला होता है, अपनी कल्पना में खोए रहता है। इसके बाद आता है पुष्टकाय, है ना। पुष्टकाय जो होते हैं उसको एथेलिक बोला जाता है। इसमें शरीर जो है वो सुडौल संतुलित रहता है। ये स्वभाव में न अधिक चंचल होते हैं और न मंद होते हैं, और सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं। उसके बाद होता है डाइप्लास्टिक, जिसको विशालकाय बोलते हैं। इसमें जो शरीर है ना, वो मतलब इन सब का मिला जुला रूप रहता है। जो स्थूलकाय है, कृशकाय है, पुष्टकाय है, उसका मिला जुला रूप इसमें देखने को मिलता है हमें डाइप्लास्टिक में। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो गुण होता है वो तीनों का मिश्रित गुण जो है वो इसमें दिखाई देता है। अब देखते हैं सेल्डन के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो इसको सेमेरोटाइप
भी बोला जाता है। इसमें आधार जो होता है वो शारीरिक संरचना ही होता है। इसमें उन्होंने पहला बताया है गोलाकार, है ना, गोलाकार जिसको एंडोमॉर्फिक बोला जाता है, जो पिकनिक की तरह होता है ना, सेल्डन के द्वारा बताए गए। तो इसमें जो शरीर होता है वो गोलाकृति का होता है ना, गोल मटोल होता है। इसमें स्वभाव जो होता है वो आलसी व आराम पसंद टाइप के रहते हैं जो व्यक्ति हैं वो। इसमें व्यक्ति की जो उपलब्धि होती है वो निम्न रहती है। तो याद रखना दोस्तों, गोलकाय में क्या होती है, उपलब्धि निम्न रहती है। उसके बाद है आयताकार। आयताकार जिसको मिजोमॉर्फिक बोला जाता है, और ये सेल्डन के अकॉर्डिंग बताए गए व्यक्तित्व के प्रकार के एथलिक प्रकार में आते हैं, है ना। इसमें शरीर जो होता है वो सुडौल मजबूत होता है, व्यक्ति जो होता है वो क्रियाशील शक्तिशाली होता है, और व्यक्ति का जो उपलब्धि होता है वो उच्च होता है। उसके बाद आता है हमारा लंबाकार, है ना। इसको बोला जाता है एक्टोमॉर्फिक, और ये एस्थेनिक प्रकार के होते हैं। इसमें शरीर लंबा पतला, है ना, दुबला होता है, और स्वभाव जो होता है वो संवेदनशील नाजुक पलायन होता है, और उपलब्धि इसमें मध्य रहती है। तो याद रखना, गोलाकार में निम्न रहता है, लंबाकार में मध्य, और आयताकार में उच्च रहता है। अब बारी है कार्ल यूं के द्वारा बताए गए वर्गीकरण की। तो एग्जाम में ये पूछा भी गया है, तो याद रखना दोस्तों। तो इसका आधार क्या था, इसका आधार था व्यवहार या फिर विश्लेषण सामाजिक। तो ये भी पूछा जाता है कि कार्ल यूं का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया था, कि सेल्डन का किस आधार पे किया गया था, इस टाइप का। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो जो अंतर्मुखी वाले होते हैं वो एकांत पसंद व्यक्ति होते हैं, है ना, आत्म केंद्रित रहते हैं, स्वलीन रहते हैं, और अपनी तुलना किसी और से नहीं करते हैं। लेकिन जो बहिर्मुखी वाले होते हैं वो बाह्य जगत में रुचि रखते हैं, अपनी जो बात है, कार्य है, उसको बताते हैं। जो वातावरण है ना, उसमें वो जल्दी से ढल जाते हैं, खुद को अपने आप को जो भी परिस्थिति रहती है उसके अनुरूप वो ढाल लेते हैं। और जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहिर्मुखी वाले करते हैं, और उभयमुखी वाले जो होते हैं उनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का गुण पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद है स्प्रेगर के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण है वो, तो स्प्रेगर है ना, उन्होंने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। पहला है पॉलिटिकल, जिसमें हमारे नेता और विधायक लोग आते हैं। सेकेंड है इकोनॉमिकल, है ना, इसमें दुकानदार, व्यापारी जो बिजनेस वगैरह करते हैं ना वो लोग आते हैं। सोशल, जो सामाजिक वर्क करते हैं, जैसे कि समाज सेवी लोग हैं। उसके बाद है एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब जो कलात्मक वाले हैं, मूर्तिकार, चित्रकार, है ना, पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं, वो सब इसमें आते हैं। और उसके बाद है रिलीजन, यानी कि धार्मिक, साधु संत महात्मा लोग आते हैं। फिर आता है हमारा थ्योरेटिकल, जिसमें हमारे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक है, वो सब आते हैं दोस्तों। तो ये तो था हमारे स्प्रेगर के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे और देखते हैं, है ना। तो भारतीय जो दृष्टिकोण है ना, भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग या भगवत गीता के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, सतोगुण वाले, रजोगुण वाले और तमोगुण वाले, है ना। तो जो सतोगुण वाले होते हैं वो धर्म से जुड़े हुए रहते हैं, है ना, ये सत्यवादी, धर्मवादी, प्रकृतिवादी होते हैं। और जो रजोगुण वाले होते हैं वो धर्म और कर्म दोनों पर ध्यान देते हैं और कर्म प्रधान होते हैं, यानी कि जो भी कार्य करते हैं या जो भी उनको मिलता है वो कर्म के फलस्वरूप मिला है, ऐसा वो मानते हैं। इनमें गुण और अवगुण दोनों उपस्थित रहते हैं। उसके बाद है तमोगुण वाले, मतलब तामसिक प्रवृत्ति वाले, ये हमेशा लड़ाई झगड़ा युद्ध इन सब में घिरे हुए रहते हैं, तो ये तमोगुण वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो भारतीय दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्तित्व है उसको देखा। अब देखते हैं हम सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व को, है ना। तो सिगमंड फ्रॉइड ने भी 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। पहला है इदम, और दूसरा है ईगो, और तीसरा है सुपर ईगो, है ना, जिसको इदम अहम, परम अहम बोला जाता है, और साथ ही इसको अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इदम है ना, वो शैशवावस्था में होता है,
अहम जो है वो बाल्यावस्था में और परम अहम जो है वो किशोरावस्था में। ये जो इदम है वो सुखवाद, यानी कि जैसे कि बच्चा शैशवावस्था में तो वो सुखवाद में ज़्यादा रहता है। इसमें व्यक्ति जो है वो वास्तविकता पे ध्यान देता है और किशोरावस्था में वो नैतिकता पे ध्यान केंद्रित रखता है अपना। इसमें जो मस्तिष्क है ना, वो 90% तक क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। हमारे जो इमोशंस है वो 90% क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, मतलब जागृत रहते हैं। और इसमें बैलेंस में रहता है, मतलब ज़्यादा किसी के बारे में सोचता भी नहीं है, मतलब अपने इमोशंस है जो भी उसमें वो कंट्रोल करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। और जो किशोरावस्था है वहाँ तक आते आते केवल 10% ही जो माइंड है वो जागृत रहता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा अचेतन मन है या फिर इदम है, इसमें हमारी जो इच्छा और कामना है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है ना। और इसमें हमारी जो इच्छा है, मानसिक शारीरिक इच्छा, मानसिक इच्छा सब इक्वल रहता है, संतुलित अवस्था में रहता है। और किशोरावस्था में व्यक्ति आदर्शवादी हो जाता है। जो इदम है ना, इसमें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन इसमें सब इक्वल रहता है, मतलब संतुलित रहता है। और किशोरावस्था में उचित और अनुचित का ज्ञान हो जाता है। जो इदम है उसमें इच्छा ना पूरी होने पर जो व्यक्ति है ना, या बच्चा है, वो अपनी जो क्या कह सकते हैं, जिस चीज़ की वो लालसा रखता है उसको छीन सकता है ना। जैसे कि बच्चे को हम चॉकलेट दे रहे हैं और उसको चॉकलेट खाने का मन है और अचानक से हम उसको नहीं देंगे तो वो क्या कर लेगा, हमारे हाथ से छीन लेगा। और जो हमारा अर्धचेतन जो रहता है वो पूर्ण रूप से संतुलन की अवस्था है दोस्तों। ठीक है। इसमें जो हमारी जो इच्छा होती है, जो परमाहम की अवस्था होती है, सुपर ईगो की अवस्था होती है, इसमें हमारी मानसिक इच्छा, शारीरिक इच्छा, ये सब क्या रहती है, तो शारीरिक इच्छा जो है वो दुर्बल रहती है और मानसिक इच्छा जो है वो प्रबल रहती है। और जो हमारा अचेतन मन है, इसमें हमारी शारीरिक इच्छा प्रबल रहती है और मानसिक इच्छा दुर्बल रहती है। जस्ट किशोरावस्था मतलब जो अचेतन मन और चेतन मन है वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जो अचेतन मन है ना, इदम की अवस्था में ये जो होता है वो शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों का मिला जुला स्टेज होता है ना। और जो हमारा अहम की अवस्था होता है ना, अहम की जो अवस्था होती है, ये जो होता है वो हमारे इदम और परम अहम दोनों का क्या रहता है, संतुलित अवस्था रहता है। ठीक है। और जो चेतन है वो तो हमारे युवावस्था के बाद रहता है, मतलब ये जो होता है वो युवावस्था में ही रहता है। और जो हमारा अर्धचेतन जो रहता है ना, वो बाल्यावस्था व किशोरावस्था का मिला जुला जो स्टेज है वो रहता है। तो इस प्रकार से हमने सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग जो व्यक्तित्व के प्रकार है उसको देखा। अब हम देखते हैं अल्पोर्ट के अकॉर्डिंग। तो जो अल्पोर्ट है उसको व्यक्तित्व के लक्षण दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो इन्होंने 3 प्रकार का मतलब वर्गीकरण किया था, प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक और गौण विशेषक। तो जो प्रधान विशेषक है उसमें उन्होंने 1-2 जो शील गुण है उसको बताए थे। तो चलो पहले देखते हैं शील गुण क्या है ना। तो जो हमारे शील गुण है, शील गुण हमारे व्यवहार में पाए जाने वाला वह गुण है जो सर्वाधिक बाहर निकल कर आता है, या फिर इसको यूँ कहें कि इसका तात्पर्य है कि नैतिक और सामाजिक रूप से उत्कृष्ट गुणों से, मतलब जो शील गुण है वो हमारे नैतिक और सामाजिक रूप से जो उत्कृष्ट गुण है उसका मतलब क्या कहता है, बोध कराता है। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने 1-2 जो ट्रेट्स है उसके बारे में बताया था, है ना। इसमें
हर किसी में होना जरूरी नहीं है। ऐसा बोला था कि जो प्रधान विशेषक गुण है वो हर किसी में होना जरूरी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि एक ट्रेट के आधार पर व्यक्तित्व के पूरे व्यक्तित्व को बताया जा सकता है। मतलब एक शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व का जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसको बताया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं कि अहिंसा से महात्मा गांधी के बारे में बताया जा सकता है। तो जो अहिंसा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम जो महात्मा गांधी है उसका कैसा व्यक्तित्व था उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो केंद्रीय विशेषक को भी प्रधान विशेषक से बताया जा सकता है। मतलब जो हमारा सेंट्रल विशेषक है उसको हम अपने प्रधान विशेषक के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखते हैं केंद्रीय विशेषक। तो केंद्रीय विशेषक में 5 से 10 गुण होते हैं, है ना, जिसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। लेकिन जो हमारे प्रधान विशेषक है उसमें हम 1-2 जो गुण है उसमें ही उसका क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। इसके मदद से व्यक्ति का जो संशय पत्र है या फिर स्तुति पत्र बताया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग, केंद्रीय विशेषक के अकॉर्डिंग। इसमें व्यक्तित्व को परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। जो केंद्रीय विशेषक है उसमें हम जो व्यक्ति के 5-10 शील गुण हैं उसके अकॉर्डिंग उसके व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा आलपोर्ट का कहना था। उन्होंने गौण विशेषक भी बताया है ना, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने सबसे कम महत्वपूर्ण इसके अभाव में भी व्यक्ति के मतलब जो गौण है इस ये नहीं रहेगा तो भी हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को बता सकते हैं, ऐसा आलपोर्ट ने कहा था कि ये जो है वो इस व्यक्ति के अंदर नहीं भी पाया जाएगा तो भी हम उसके व्यक्तित्व को बता सकते हैं, उसके गुण को बता सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। किसने, आलपोर्ट ने। अब देखते हैं कैटल के अकॉर्डिंग, है ना। तो कैटल का जो आधार क्या था वो था कारकीय विश्लेषण, है ना। इन्होंने दो प्रकार के गुण बताए थे, मूल गुण और सतही गुण। जो मूल गुण है उसके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व और सतही गुण है उनके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने मूल गुणों की संख्या 16 बताई थी, इसीलिए इसको 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। मतलब 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट किसने दिया, ऐसा पूछा जा सकता है। सतही गुण जो होते हैं उनकी संख्या 35 बताई गई थी और बाद में इसको चेंज भी किया गया था, जिसका मुझे फिलहाल तो कोई अभी पता नहीं है। अगर पता चलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगी दोस्तों, ठीक है। इसमें जो होता है हमारा जो मूल गुण होता है ना उसमें 16 पर्सनालिटी फैक्टर होता है, मतलब 16 गुण होते हैं। व्यक्ति के जो मूल स्वास्थ्य की विशेषता की जा सकती है मूल गुण के सहारे। मतलब जो व्यक्ति है उसके बारे में हम पूर्ण रूप से मूल गुण के बारे में मतलब मूल गुण के थ्रू बता सकते हैं। मूल गुण संख्या में कम होते हैं, मतलब जो मूल गुण होते हैं वो संख्या में बहुत कम होते हैं, ठीक है। सतही गुण जो हैं वो इनके सहारे हम जो मूल गुण हैं मूल गुणों के डेफिनेशन मिल जाता है। मतलब जो सतही गुण हैं उनके अकॉर्डिंग हम जो मूल गुण हैं उनको भी डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं और दिन प्रतिदिन व्यवहार में दिखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो सामाजिक मिलनसार है ना। तो मिलनसार उसका क्या है, मूल गुण है। इसका निर्धारण जैसे कि कैसे कह सकते हैं, संवेदनशील दुख की स्थिति है। दुख की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो क्या होगा, उनका जो सतही गुण है वो दिखेगा जी। अब कोई दुख में है और मैं उसके साथ दुखी हो रहा हूँ, उसकी मदद कर रहा हूँ, है ना, और उसके प्रति संवेदनशील हूँ, तो ये मेरा क्या है, बाहरी गुण है। लेकिन बाहरी गुण जो है मेरा उसको एक जैसे कि मैं दुख में दुखी हूँ, मदद कर रहा हूँ, संवेदनशील हूँ, ये बाहरी गुण है। लेकिन वो मेरे किसको दर्शा रहा है, मिलनसार जो प्रवृत्ति है। तो मिलनसार जो मूल गुण है उसको दर्शाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने कैटल के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण दिया था उसको भी देख लिया। अब देखते हैं जो हमारे आइजेंक है ना उनका क्या कहना है। तो कार्ल युंग का जो आइजेंक है उन्होंने कार्ल युंग का खंडन किया और उन्होंने कहा कि जो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी है ना, वो दोनों गुण एक व्यक्ति मतलब
एक व्यक्ति पूर्ण रूप से अंतर्मुखी और बहिर्मुखी नहीं हो सकता, ऐसा कहा है। इनका कहना भी सही है। भाई कोई व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से अंतर्मुखी ना ही भी हो सकता है और पूर्ण रूप से बहिर्मुखी भी नहीं हो सकता है, उसमें मिला जुला रूप मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा। और इन्होंने अपने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बताया, वर्गीकृत किया है। इन्होंने पहला बताया अंतर्मुखी बहिर्मुखी, है ना, बहिर्मुखी। और दूसरा बताया है तंत्रिकता पिता और संवेगिक स्थिरता। और तीसरा बताया है मन स्थिर सॉरी है ना, मन स्थापिता और सामाजिकता। तो इन्होंने 3 प्रकार से बताया है। उसमें उन्होंने बताया कि जो अंतर्मुखी होते हैं वो शांत होते हैं, निश्चेत होते हैं, भाव संप्रेषण की इसमें न्यूनता होती है, ऐसा उन्होंने कहा। और जो बहिर्मुखी वाले होते हैं वो मिलनसार, सामाजिक और युद्धचारिता से परिपूर्ण होते हैं। मतलब दोनों मिला जुला रूप किसी व्यक्ति में हमें देखने को मिलेगा। सेकेंड में उन्होंने बोला कि जो तंत्रिका तपिता है ना, इसमें चिड़चिड़े व्यक्ति होते हैं, स्वभाव में सांवेगिक रूप से अस्थिर होते हैं, मतलब संवेगों की स्थिरता नहीं होती है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें संवेगों की स्थिरता होती है। तो दोनों का मिला जुला रूप किसी व्यक्ति में भी पाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद है मन स्थापिता में और सामाजिकता, मतलब सामाजिक रूप से विरोधी, है ना, प्रतिकूलता, संवेदनशीलता, मतलब संवेदनशीलता नहीं होता है इसमें, असंवेदनशील होते हैं। और जो सामाजिकता वाले हैं वो सामाजिक व्यक्ति होती है, समाज से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो इन दोनों का भी मिला जुला रूप किसी व्यक्ति में होता है, ऐसा आइजेंग का कहना है। तो इस प्रकार से हमने जो व्यक्तित्व है उसका जो वर्गीकरण किया गया है उसको इसने पूर्ण रूप से देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो व्यक्तित्व मापन है उनकी जितने भी विधियां हैं उनको।